नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधक क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत समाज शास्त्र वाली सीरीज में सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन वाले इस पार्ट में दोस्तों सेशन हमारा कंटिन्यू होने जा रहा है और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे समाज में संघर्ष के प्रमुख कारणों पर। ठीक है ना। तो संघर्ष पर दोस्तों एक सेशन इससे पहले हो चुका है, अर्थात कि लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष का अर्थ, परिभाषा, उसके विभिन्न प्रकार वगैरह, ये सारी बातें हम इससे पहले वाले सेशन पे कर चुके थे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जिस संघर्ष की हम चर्चा कर रहे हैं उस संघर्ष के एक्चुअल में कारण क्या है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि कारण है ना, कारण, परिणाम और प्रकार, तो इन सारी बातों पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। तीनों पक्षों को वन बाय वन करके समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को और बने रहें सेशन के एंड तक। समाजशास्त्र है, इजी पढ़ता है वो ठीक है दोस्तों, लेकिन पढ़ने में समझने में बहुत इजी होता है। बट एक प्रॉब्लम हमारे साथ तब आती है जब हमारा रिजल्ट आता है और उसमें देखते हैं कि समाजशास्त्र में सबसे कम नंबर आए हैं। रीजन क्या है कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेते हैं, ठीक से उस पर मेहनत नहीं करते, ठीक से उस पर विचार नहीं करते है ना, उसकी तैयारी नहीं करते और तैयारी ना करने के कारण आंसर राइटिंग हमारी बहुत ही बेकार हो जाती है। आंसर राइटिंग में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना कुछ भी समझ नहीं आता है दोस्तों। उसी दृष्टिकोण से या कहें कि उसी बात को ध्यान में रखते हुए ही मैं यहां पर आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूं ना, वो कंटेंट आपके आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग होता है कि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करना कैसे, किन किन पक्षों को रखना है, किन किन पॉइंटों के सहायता से किस प्रकार से आप पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चर्चा दोस्तों मैं इस सेशन के अंदर ही करता हूं। और प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक में मैं आपको जिस प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं दोस्तों कि इसी प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। आइए दोस्तों, आपकी कंफ्यूजन ना हो इस कारण से बता दूं कि थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक या कहे कि फोर्थ टॉपिक चल रहा है। थर्ड और फोर्थ एक ही टॉपिक है एक्चुअल में, बस इसको डिवाइड कर दिया गया था। पहले टॉपिक नंबर 3 में हमने देखा था कि संघर्ष का अर्थ, प्रकार वगैरह ये सारी बातें हमने की थी। उसके बाद में अब इस समाज में संघर्ष का कारण क्या है ना, तो लगभग एक ही है ये। और उसके बाद में हम देखेंगे विचलन। विचलन क्या होता है अर्थ परिभाषा के साथ में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक नंबर 4। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, क्या क्या बात करेंगे। शुरू से ही बताते आ रहा हूं, सबसे पहले हम कारण देखेंगे संघर्ष के, कि समाज में क्या कारण है संघर्ष के, इसके बाद में इसके परिणाम क्या है और इसके प्रकार क्या है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले संघर्ष के कारण, तो जो ये आगमन साहब ने लिखा है या निमकोक साहब ने लिखा है ना, ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाले सेशन में हम ये सारी चर्चा कर चुके हैं कि संघर्ष क्या होता है, किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है समाज में, एक्चुअल में एक रीजन क्या होता है, जो एक शुरुआती रीजन होता है समाज का, क्या रीजन होता है और किस प्रकार से ये पहले प्रतिस्पर्धा के रूप में आता है और कैसे प्रतिस्पर्धा जो है बाद में संघर्ष का रूप धारण करती है और ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। तो रीजन क्या है इस संघर्ष के, वो सारी बातें करेंगे। उससे पहले एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। सामाजिक संघर्ष सभी समाजों में पाया जाता है। व्यक्ति न केवल ऐश्वर्य की वस्तुओं या सम्मान के लिए बल्कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो प्रतिस्पर्धा होती है समाज के विभिन्न लोगों के बीच में, वो प्रतिस्पर्धा सिर्फ वस्तुओं के लिए हो या सम्मान के लिए हो, बल्कि साथ ही साथ में कुछ प्रतिस्पर्धाएं ऐसी होती है जिसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के रूप में भी करते हैं, है ना। और ये प्रतिस्पर्धा जो होती है दोस्तों, ये आसानी से विरोध में बदल जाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का नाम ही एक तरह से, जब प्रतिस्पर्धी दो आपस में आमने सामने खड़े होते हैं तो अधिकतम रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो वो प्रतिस्पर्धा अधिकतर जो है विरोधी भाव ले ही लेती है, विरोध में परिवर्तित हो ही जाती है। और जो ये विरोध है वो विरोध आगे चल के उस संघर्ष में बदल जाता है। तो ऐसे कारण क्या क्या है संघर्ष के, उन कारणों पर ही दोस्तों हम यहां चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के 4 प्रमुख कारणों पर हम यहां बात करेंगे, 4 प्रमुख कारणों पर बात करेंगे। ओके, आइए सबसे पहले बात करेंगे समान स्वार्थ। क्या है दोस्तों समान स्वार्थ, दूसरे में पक्षपात, समान स्वार्थ, पक्षपात, असमान मनोवृत्ति या प्रजातीय संपर्क। तो ये 4 पक्ष हैं। इन चारों पक्षों के माध्यम से हम ये समझ लेंगे कि समाज में एक्चुअल में संघर्ष होता क्यों है। एक तो समान स्वार्थ। अब देखिए जो टर्म लिखी हुई है ना, अब इसमें अब टर्म पढ़ेंगे, पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। सबसे पहले समान स्वार्थ, जब समाज के अंदर जो व्यक्ति है, समाज के जो विभिन्न व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के जब स्वार्थ एक समान होते हैं,
तो एक समान स्वार्थ होने से क्या होता है दोस्तों, वो आपस में एक दूसरे उस जो वस्तु होती है ये ना या स्थान विशेष होता है उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जाती है। और हर हालत में एनी हाउ, चाहे किसी भी दाम पर, जब उस वस्तु की प्राप्ति के लिए लोग संघर्ष करने लगते हैं ना या प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, तो वो प्रतिस्पर्धा एक रूप से जो है वो संघर्ष बन जाती है। तो एक संघर्ष का कारण ये भी हो सकता है, दूसरा पक्षपात का कारण भी हो सकता है। पक्षपात के कारण क्या होता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति अधिक अपने जो सम्मान, आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है ना। असमान मनोवृत्तियां या प्रजातीय संपर्क, आइए एक एक को पूरे विस्तार समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका डाउट खत्म हो जाए। एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, समान स्वार्थ। तो यदि समाज में कुछ व्यक्तियों के समान स्वार्थ होते हैं तो उनके उद्देश्य की वस्तु इतनी नहीं होती है नहीं होती कि सबको प्राप्त हो सके, या उनमें संघर्ष होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। एक समाज के जो विभिन्न लोग हैं उनमें जब उनका जब स्वार्थ या कहें कि आवश्यकताएं, मान लीजिए आपकी जो समाज के लोग हैं उनकी आवश्यकताएं एक जैसी हैं, लेकिन वो उनकी उस आवश्यकता को पूरा करने के जो साधन है वो साधन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वो संपूर्ण लोगों के, सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, हर कोई चाहेगा कि वो संसाधन उसे प्राप्त हो जाए, उसके लिए वो प्रतिस्पर्धा करेगा या संघर्ष करेगा, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखने लगेगा, है ना, क्योंकि हर हालत में उसे वो संसाधन चाहिए ही। क्लियर है। तो जब ऐसी आवश्यकता आन पड़ती है या जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है एक समाज में, तो उस समाज में संघर्ष का उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है असमान मनोवृत्तियां। तो असमान मनोवृत्ति देखिए, यदि समाज में असमान मनोवृत्तियों के व्यक्ति या समूह होते हैं, असमान मनोवृत्ति, अलग अलग सोच वाले लोग, अलग अलग मनोवृत्ति वाले लोग, तो संघर्ष अवश्यंभावी हो जाता है उस समाज में। जिस वस्तु को समान मनोवृत्ति वाले व्यक्ति या समूह चाहते हैं परंतु उससे दूसरे मनोवृत्ति वाले व्यक्ति या समूह घृणा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज में संघर्ष का होना आवश्यक हो जाता है ना। क्योंकि समाज में देखिए अधिकतम गुट तो हर कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, प्रत्येक समाज में अलग अलग गुट देखने को मिल जाते हैं जो अपनी अपनी अलग अलग मनोवृत्तियां रखते हैं, अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उन अलग अलग मनोवृत्ति के लोगों के द्वारा या समाज के सदस्यों के द्वारा अलग अलग वस्तुओं को पसंद किया जाता है ना। तो एक वर्ग जिसे पसंद करता है दूसरा वर्ग जरूरी नहीं कि उसको पसंद करेगा, है ना। तो ना पसंद ना करने से या एक वर्ग के द्वारा पसंद की गई वस्तु से दूसरा वर्ग जब घृणा करने लगता है तो उस परिस्थिति में भी समाज में एक संघर्ष की स्थिति का जन्म हो जाता है। क्लियर है। असमान मनोवृत्ति का मतलब यह हुआ। अब पक्षपात की अगर बात करें दोस्तों, तो पक्षपात में देखिए समाज के व्यक्तियों और समूह में अपने हित की पूर्ति के लिए पक्षपात होना स्वाभाविक होता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए यार लाइन टू लाइन जैसा मैं बता रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनते चलिए, टॉपिक यही क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ना इसके बाद आपको, बस आप अपना टॉपिक मैच कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। बस एक बार डिस्क्रिप्शन से इसकी नोट्स डाउनलोड करके और एक बार रिवीजन लगा लीजिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जहां पर डिफिकल्टीज होती है ना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन ही मैं यहां पर अलग प्रकार से पेश करता हूं, जिससे कि आपकी डिफिकल्टी और आसान हो जाए, एकदम समझ में आ जाए। लेकिन यहां पर मुझे नहीं लगता है कि उसको कुछ अलग से समझाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं साधारण तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, जिससे आपका समय भी बचे, मेरा समय भी बच जाए। समाज के व्यक्ति, देखिए पक्षपात की बात करें तो समाज के व्यक्तियों और समूहों में अपने हित की पूर्ति के लिए, याद रखिएगा अपने हित की पूर्ति के लिए पक्षपात का होना स्वाभाविक है ना। भाई अलग अलग लोग हैं, वो अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए पक्षपात करेंगे, सिंपल सी बात है, हर समाज में पक्षपात पाया जाता है। जब दो व्यक्तियों या समूहों का पक्षपात प्रबल रूप धारण कर लेता है तब उसमें तनाव पैदा हो जाता है ना। चाहे वो दो व्यक्ति हो सकते हैं या समाज के दो वर्ग हो सकते हैं या दो परिवार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब आपस में जो पक्षपात की धारणा है वो जब प्रबल हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो फिर वहां पर क्या होता है दोस्तों, एक तनाव पैदा होता है। उस तनाव के कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। इस कारण से पक्षपात भी एक अहम कारण है समाज में संघर्ष के जन्म का। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रजातीय संपर्क। प्रजातीय संपर्क, अब जरा देखिए समाज में संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, वर्ग भेद है।
क्या है? वर्ग भेद। देखिए वर्ग भेद, अलग अलग वर्गों में अंतर होना स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे पूंजीपतियों का वर्ग है वो मजदूर वर्ग है ना, पूंजीपतियों का वर्ग, मजदूर वर्ग, दोनों में आपस में टकराव होना स्वाभाविक है। शासक वर्ग और शासितों का वर्ग, जमींदारों का वर्ग और किसानों का वर्ग। तो ये एक ऐसे आपस में विरोधी वर्ग कहे जा सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत वर्ग है ये। और जब जहां पर विपरीत वर्ग होंगे समाज में तो उन दोनों का आपस में टकराना पॉसिबल है ना। जब वो आपस में वर्ग टकराएंगे तो क्या होगा दोस्तों? वहां पर तनाव बढ़ेगा, संघर्ष उत्पन्न होगा, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग अपने स्वार्थ और हित की पूर्ति करना चाहता है, दूसरे वर्ग को अनेक प्रकार के कष्ट देकर समाप्त कर देना चाहता है। दूसरे अपनी रक्षा करने के प्रयत्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप पहले तो दोनों वर्गों में विरोध होता है और बाद में फिर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जो कि जिसका उदाहरण तो हम प्राचीन भारत से ही देखते आ सकते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे संघर्ष देखने को मिले हैं, है ना, वर्ग विभेद के कारण, ठीक है ना। और क्या था? फूट डालो शासन करो की नीति, जिसने अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। किस कारण किया दोस्तों? प्रजातीय तर्क लिया उन्होंने भी, प्रजातीय जो भेदभाव था भारत का उसका फायदा उठाया उन्होंने। तो वही सब कुछ तो दोस्तों ये है ना। तो जहां पर वर्ग भेद होगा वहां संघर्ष होना अवश्यंभावी है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं दोस्तों, संघर्ष के परिणाम पर। तो जहां समाज में संघर्ष होगा, जिस समाज में संघर्ष होगा वहां पर परिणाम क्या होगा उसका, उस समाज का परिणाम क्या होगा, जरा आइए उस पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा कंसेप्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए जिस समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है उस समाज में गृह युद्ध 100% बनता ही बनता है, या गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है ना, गृह युद्ध की। तो उस राज्य में या कहें कि उस समाज में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती जहां पर वर्ग विभेद है या संघर्ष उत्पन्न हो चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो समूह की एकता को खतरा। जिस समाज में संघर्ष उत्पन्न हो चुका हो उस समाज में एकता रहना संभव नहीं है, एकता रहना संभव नहीं है, या अगर वहां पर समूह की एकता है भी तो फिर उसको खतरा है ना। चलिए नेक्स्ट है सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति में दो संस्कृतियों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। देखिए अब यहां पर बात की गई है सांस्कृतिक मतभेदों की या सांस्कृतिक संघर्ष की। सांस्कृतिक संघर्ष, अब जिस समाज में संघर्ष होगा उस समाज में सांस्कृतिक संघर्ष क्या उत्पन्न नहीं होगा? सबसे प्यारा एग्जाम्पल भारत हमारा, है ना। तो सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति क्या करती है दोस्तों कि दो या दो से अधिक संस्कृतियों के बीच में एक तनाव उत्पन्न कर देती है, एक बेमनस्य की भावना उत्पन्न कर देती है। आपसी मेलजोल और एक दूसरे का विश्वास क्या होता है, इससे समाप्त हो जाता है। एक दूसरे का विश्वास, जो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों में जो एक विश्वास की धारणा होती है, जो आपस में मेलजोल होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है उस जो सांस्कृतिक संघर्ष के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ है उस तनाव के कारण। तो जिस कारण से सामाजिक विघटन, जैसे पारिवारिक विघटन होता है वैसे सामाजिक विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विघटन, समाज बिखरने लगता है ना। पारिवारिक या व्यक्तिगत विघटन भी उत्पन्न हो जाता है इससे। नेक्स्ट देखें तो दो राष्ट्रों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने से, जब दो अलग अलग राष्ट्रों में संघर्ष उत्पन्न होता है तो क्या होता है? एक दूसरे राष्ट्रों को या दोनों राष्ट्रों को एक आर्थिक या प्रत्येक पक्ष में हानि का वहन करना होता है, प्रत्येक रूप से हानि उठानी पड़ती है ना। तो यहां पर हम स्पष्ट रूप से ये मान सकते हैं कि संघर्ष चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो, या चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, वो राष्ट्रों के बीच में हो, हर एक जगह तनाव उत्पन्न होने से हानि उठानी ही होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। जी हां, अगर संघर्ष की स्थिति होगी समाज में तो समाज पूरा बिखर जाएगा। राष्ट्र, दो राष्ट्रों में अगर संघर्ष की स्थिति होगी तो दोनों राष्ट्रों के जो लगाव था या एक दूसरे की जो सहायता वाले जो दृष्टिकोण थे या बिंदु थे वो बिंदु समाप्त हो जाएंगे। ये तो इस प्रकार के जो समाज होगी उस समाज में साम्राज्यवाद की स्थिति जन्म लेगी। क्लियर है? साम्राज्यवाद की स्थिति जन्म लेगी। आइए इसके प्रकार और देख लेते हैं, संघर्ष कितने प्रकारों का हो सकता है। तो प्रकारों की दोस्तों बात करें तो एक होता है व्यक्तिगत संघर्ष, जैसे मैंने तुरंत अभी बताया था, व्यक्तिगत संघर्ष भी हो सकता है, सामाजिक संघर्ष भी हो सकता है ना, राष्ट्रीय संघर्ष भी हो सकता है ना। अलग अलग, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है,
स्तरों का डिफरेंस है, खाली बस स्तर की बात कर रहे हैं। व्यक्तिक संघर्ष, तो व्यक्तिक संघर्ष में क्या, जो संघर्ष व्यक्तियों के बीच हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संघर्ष होता है वो संघर्ष व्यक्तिक संघर्ष कहलाता है। क्लियर है? तो इसमें विरोधियों में एक दूसरे के प्रति क्या होता है, घृणा होती है, द्वेष, वैमनस्य की भावना होती है। क्लियर है ना? इसके बाद हम बात करें सामूहिक संघर्ष, तो ये समाज के स्तर पर हो जाएगा। तो सामूहिक संघर्ष, ये संघर्ष जो समूहों में या सत्ताओं के बीच होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रजातीय संघर्ष, तो यह भी एक प्रकार का सामूहिक प्रजातीय संघर्ष क्या है, प्रजातीय संघर्ष कहां पर होगा, एक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में होगा। तो जब वर्ग के बीच में होगा तो वो सामूहिक संघर्ष कहलाएगा ना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ये प्रजातीय संघर्ष है ये भी एक तरह का सामूहिक संघर्ष ही है ना, जो विशेष रूप से एक स्थान में दो जातियों के या प्रजातियों के बीच में होता है, दो प्रजातियों के बीच में होता है। इसी कारण से इसको प्रजातीय संघर्ष कह दिया। और वो प्रजाति भी एक ही स्थान वाली, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्थानों की, एक राजस्थान की और एक जो है आप छत्तीसगढ़ की ले लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से दो अलग अलग स्थानों की अलग अलग प्रजातियां नहीं हो सकती, बल्कि एक ही स्थान की अलग अलग प्रजातियों के बीच में जब इस प्रकार का संघर्ष होता है तो उसको प्रजातीय संघर्ष कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इसमें वर्ग संघर्ष। तो ये संघर्ष जो है, मैंने वर्ग संघर्ष के बारे में पहले ही बताया था। ये वर्ग संघर्ष काफी प्राचीन समय से चला आ रहा है, प्राचीन इतिहास को हम इसमें उदाहरण मानकर चल सकते हैं। ये अति प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर आधुनिक युग में इसका बहुत रूप जो है बहुत प्रबल हो चुका है ना। वर्ग संघर्ष प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन इतना प्रबल नहीं था जितना कि आज वर्तमान में है। आज हमको जाति के आधार पर कई वर्ग, शासक, शासित, है ना, अनेक प्रकार के जो है वर्ग या मालिक, मजदूर। क्लियर है? तो इनके आधार पर कई वर्ग दिखाई देते हैं। इन सभी वर्गों में संघर्ष चल रहा है और एक वर्ग दूसरे वर्ग को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है निरंतर रूप से। क्लियर है दोस्तों? है ना। नेक्स्ट है राजनीतिक संघर्ष, ये लास्ट है आपका राजनीतिक संघर्ष। अब इसमें क्या बताएं आपको, दो विभिन्न प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, क्या मित्रता पूर्वक रहती है? नहीं, बल्कि उनमें भी बीच में संघर्ष चलता रहता है। और जहां राजनीतिक संघर्ष की बात करें तो दो प्रकार के संघर्ष यहाँ इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, आंतरिक और बाहरी। कौन कौन से? आंतरिक संघर्ष और एक बाहरी संघर्ष। उदाहरण ले लीजिए, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट दल, इन सब में क्या होता है, संघर्ष चल रहा है। आंतरिक रूप से भी, बाहरी रूप से भी। अपने सिद्धांतों का प्रचार करते समय इनमें गाली गलौज तक हो जाती है, मारपीट तक हो जाती है। ये क्या है? संघर्ष ही तो है। तो अब जब जहां पर जिस संघर्ष के अंदर गाली गलौच आ रही हो, मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो वहां पर क्या कहेंगे कि इन विभिन्न वर्गों में क्या हो चुका, वैमनस्य उत्पन्न हो चुका है ना। और जिस वर्ग में वैमनस्य उत्पन्न हो जाए, या कहें कि जिस विरोध में वैमनस्य उत्पन्न हो जाए, उस विरोध को हम विरोध कैसे कहेंगे, बल्कि वो तो संघर्ष बन चुका है। और ये संघर्ष क्या करता है, जिसके बीच में होगा उसका जो है विच्छेदन, संधि विच्छेद की तरह विच्छेदन उसका करना प्रारंभ कर देगा। समाज में होगा तो समाज को बिखेर देगा, राष्ट्र में होगा तो राष्ट्र के टुकड़े कर देगा। जहां पर भी संघर्ष होगा उसको विभिन्न भागों में डिवाइड कर देगा, उसका अंत भी कर सकता है। इसका इतना प्रबल रूप हो सकता है जैसा संघर्ष आज हम विभिन्न वर्गों के बीच में वर्तमान भारत या वर्तमान विश्व में देख रहे हैं। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से हमारा आज समाज में संघर्ष के कारण वाला एक छोटा सा टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम चर्चा करेंगे विचलन पर, है ना। जानेंगे कि विचलन क्या है, इस विचलन को लेकर के जो इसका एक व्यवहार सिद्धांत है उस पर हम पूरे खुलकर चर्चा करेंगे, एकदम डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। और ज्यादा लेंदी ये भी नहीं होगा, है ना, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पर प्रयास यही करेंगे कि सीरीज को कंटिन्यू कर ले दोस्तों। हालांकि इस सीरीज को रोकने के लिए काफी सारे कारण मुझे मिल रहे हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट भी इस सीरीज को लेकर नहीं है, सोशियोलॉजी को लेकर के, तो इस कारण एक कारण ये भी है इस क्लास को रोकने का, सोशियोलॉजी वाली क्लास को। और दूसरा कारण ये भी है कि काफी यूनिवर्सिटियां अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस में सोशियोलॉजी का सिलेबस चेंज कर चुकी है ना। तो कुछ कारण ऐसे बन रहे हैं जहां से मुझे लग सकता है, हो सकता है ऐसा कि ये वाला जो पार्ट है सोशियोलॉजी का, ये बीच में रुक सकता हो। आप में से अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनके सिलेबस में हूबहू यही वाला टॉपिक हो, या कहें कि हूबहू यही सीरीज हो आपके सिलेबस में, वो मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी आज भी इसको पढ़ा रही है। उस कारण से मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊं। अन्यथा दोस्तों कुछ दिन ये सेशन चलने के बाद में ये यहीं पर होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और उसके बाद में इसका नया सिलेबस स्टार्ट करवा दिया जाएगा फिर से। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।